हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्ली क्लासेस में। तो सुपर 20 सीरीज़ एक बार फिर से हमारा ये तीसरा सेशन होने वाला है। सुपर 20 सीरीज का स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप जुड़े हैं, शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 या आने वाले कोई भी यूजीसी नेट की तैयारी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। 20 प्रश्न होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेजर फोकस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज, सेवा में रहते हुए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग यानी नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण। दूसरा ऑप्शन है अपडेशन ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज यानी व्यावसायिक दक्षताओं का अद्यतन। तीसरा ऑप्शन है कैरियर काउंसलिंग यानी कैरियर परामर्श। और चौथा ऑप्शन है पर्सनालिटी टेस्टिंग यानी व्यक्तित्व परीक्षण। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का मेजर फोकस, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो देखिए इन सर्विस कह रहा है यानी ऑलरेडी वो टीचर सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग जो होता है, जो बीएड या बीटीसी या डीएलएड करते समय आपका होता है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने, आपकी नियुक्ति से पहले का प्रशिक्षण होता है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इन सर्विस के बारे में कह रहा है ना। कैरियर काउंसलिंग और पर्सनालिटी टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं हो सकता, ये सब भी इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को और बेहतर करना चाहते हैं, आज के टाइम पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए होता है आपका क्या, व्यावसायिक दक्षताओं का अद्यतन यानी कि अपडेशन ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। ये इन सर्विस टीचर एजुकेशन का मेजर फोकस होता है कि भाई अगर आप सर्विस में हैं तो अपने आप को बेहतर बनाते रहना है और उसके लिए ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई टीचिंग में जो आप जब आप टीचिंग कराते हैं तो उसमें इंटर्नशिप क्या हेल्प करता है? शिक्षण प्रशिक्षण जो है, ये इंटर्नशिप, इससे क्या प्राप्त होता है? पहला है ओनली थ्योरी अंडरस्टैंडिंग यानी केवल सिद्धांत की समझ। दूसरा है कक्षा में व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन क्लासरूम। तीसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओनली यानी केवल प्रशासनिक कार्य। और चौथा ऑप्शन है सिलेबस मेमोराइजेशन यानी पाठ्यक्रम को रटना। तो बताइए इन सब में से इंटर्नशिप टीचिंग जो है वो किस में हेल्प करता है? ये तो वैसे ही हट कि यार रटने उटने की बात तो वैसे ही हट जाती है, सिलेबस को मेमोराइज करने की क्या जरूरत है? केवल प्रशासनिक कार्य के लिए इंटर्नशिप होता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। ये सिर्फ थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है? नहीं। देखिए, जब आप इंटर्नशिप करते हैं ना तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल करते हैं, आप रियल क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ रियल बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा के और उस एक्सपीरियंस को लेते हैं। टीचिंग में इंटर्नशिप का मतलब यही है कि आप स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन क्लासरूम इसका सही उत्तर होगा, कक्षा में व्यवहारिक अनुप्रयोग, है ना। अगला क्वेश्चन है, इन डिजिटल पेडागोजी ट्रैक फ्रेमवर्क इंडिकेट्स। बताइए जो ट्रैक कह रहा हूँ, टी पैक फ्रेमवर्क जो होता है ना, TPACK, टी पैक फ्रेमवर्क जो है डिजिटल पेडागोजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसका एकीकरण करती है, किसको इंटीग्रेट करती है? पहला है टेक्नोलॉजी पेडागोजी कंटेंट, टेस्ट प्रोसेस करिकुलम, टूल्स प्रैक्टिस कंप्यूटर, या फिर थ्योरी साइकोलॉजी कंटेंट। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? टी पैक का क्या मतलब है? टी पैक के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं टी पैक, अगर ऐसा आता है ना डिजिटल पेडागोजी में, तो डिजिटल है तो भाई टेक का जरूरत तो होगा ही, तो टेक्नोलॉजी, टी से टेक्नोलॉजी हो गया। और आपका ये हो गया पेडागोजी। और इसके अलावा कंटेंट और नॉलेज ये आ जाएगा आपका, कंटेंट नॉलेज, सीके से कंटेंट नॉलेज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन सही, टेक्नोलॉजी पेडागोजी एंड कंटेंट, यही इसका सही उत्तर होगा। टीपैक रूपरेखा इनका ही एकीकरण करती है, इनको एक जगह इंटीग्रेट करके और फिर पढ़ाने के लिए हेल्प करता है। बताइए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक जिसे हम कहते हैं, ये किन को सपोर्ट करता है? ऐसे प्लेटफॉर्म्स किन को सपोर्ट करते हैं? पहला है फेस टू फेस रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग यानी आमने सामने सीमित शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है लार्ज स्केल ऑनलाइन ओपन लर्निंग यानी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मुक्त शिक्षा। मिलिट्री एजुकेशन ओनली केवल सैन्य शिक्षा, या फिर पेड मेंबरशिप ओनली केवल सशुल्क सदस्यता। मूक प्लेटफॉर्म किसको सपोर्ट करते हैं? फेस टू फेस रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग, लार्ज स्केल ऑनलाइन ओपन लर्निंग, मिलिट्री एजुकेशन, या फिर पेड मेंबरशिप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? फेस टू फेस रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। नहीं, नहीं होगा। मिलिट्री एजुकेशन के लिए नहीं। मूक जो होता है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं और ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं या बहुत कम पैसे में अवेलेबल होते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण और ख़ास तौर से मुक्त शिक्षण
यानी कि ओपन लर्निंग जिसे हम कहते हैं कि भाई इसमें कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होता, ऐसे शिक्षण को प्रदान करने के लिए ऑनलाइन तरीके के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं। बी ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगर रिसर्च का क्वेश्चन है कि टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है, इससे आप क्या समझते हैं? टेस्ट यानी परीक्षा, परीक्षा की या परीक्षण की विश्वसनीयता किससे संबंधित है? अगर हम अनुसंधान या शोध के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है जो मापना है उसे मापने की क्षमता, एबिलिटी टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स। दूसरा ऑप्शन है स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट यानी परिणामों की स्थिरता और एकरूपता। तीसरा ऑप्शन है एक्सपर्ट वैलिडेशन यानी विशेषज्ञ अनुमोदन। और चौथा ऑप्शन है कल्चरल न्यूट्रलिटी यानी सांस्कृतिक निष्पक्षता। बताइए रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू, बताइए क्या होगा? एक होता है वैलिडिटी और एक होता है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी होता है ना कि भाई जो आप मापना चाहते हैं अगर वही मापते हैं तो इसको हम कहते हैं कि भाई आप वैलिड है वो। एबिलिटी टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स, तो ये वैलिडिटी हो जाएगा। लेकिन रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि बार बार भी अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसके बावजूद सिमिलर रिजल्ट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा और उसी को हम कहते हैं रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता उसके ऊपर ज़्यादा होता है। परिणामों की स्थिरता और एकरूपता, स्थिर परिणाम हमें मिलते हैं, तो यही होता है रिलायबिलिटी यानी बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा रिलायबिलिटी का। बढ़ते हैं आगे और अगला हमारा प्रश्न जो है ना ये इवैल्यूएशन से रिलेटेड है कि विद्यार्थियों की आपसी तुलना पर ग्रेड देना किस प्रकार का मूल्यांकन है। मैंने बताया था अभी आपको एक सेशन पहले ही कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स के अमोंग ही, मतलब एक स्टूडेंट के स्कोर को दूसरे स्टूडेंट के स्कोर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो बताइए कि ये किस प्रकार का जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम हुआ। पहला है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, मानदंड आधारित। दूसरा है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन यानी मानक आधारित। तीसरा है पीयर इवैल्यूएशन यानी सहपाठी मूल्यांकन और चौथा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी निदान मूल्यांकन। बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर? मानदंड आधारित, मानक आधारित, सहपाठी मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड, पीयर इवैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो देखिए टीचर अगर ग्रेड असाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अमंग कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ क्राइटेरिया पहले से सेट नहीं है ना। पर क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि 60% के ऊपर आएगा तो फर्स्ट डिवीजन, 33% से नीचे आएगा तो फेल हो जाएगा, 75% से ऊपर आएगा तो डिस्टिंक्शन आएगा। तो ये क्राइटेरियन पहले से फिक्स्ड होता है, तो ये नहीं होगा। ये तो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस अलग है। नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है ना कि आपस में विद्यार्थियों के स्कोर को कंपेयर किया जाता है और इससे नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन से इसी से परसेंटाइल निकलता है और परसेंटाइल ही वो होता है। तो पीयर इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, बल्कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया हो, है ना। नॉर्म मतलब क्या होता है? रिलेटिव जजमेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि टीचर एजुकेशन के लिए भारत में रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? भारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय कौन सा है? आपका यूजीसी है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या फिर एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और चौथा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बताइए कौन सा है टीचर एजुकेशन के लिए? तो ऑफ कोर्स एनसीटीई है ना। बाकी सभी देखिए ये एनसीईआरटी जो है ये आपका सिलेबस वगैरह डिसाइड करती है। यूजीसी जो है ये आपका हायर एजुकेशन के लिए होता है और ग्रांट्स वगैरह देखता है जो आपका अनुदान वगैरह मिलता है। इसके अलावा ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए और मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए एआईसीटीई है। किसके लिए? टेक्निकल एंड मैनेजमेंट के लिए भी होता है ये, है ना, याद रखिएगा। तो ये एनसीटीई इसका सही उत्तर होगा। एनसीटीई जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हमारा अगला प्रश्न है आउटकम बेस्ड एजुकेशन एम्फेसाइजेस, बताइए परिणाम आधारित जो शिक्षा है ये किस पर बल देती है? ओबीई यानी आउटकम बेस्ड, हमें परिणाम से मतलब है तो नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने उससे, या फिर लर्निंग आउटकम को डिफाइन करना, टीचर का डोमिनेंस, या फिर सिर्फ थ्योरेटिकल अचीवमेंट। बताइए किसके ऊपर इसका जोड़ रहता है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन होता है ना, तो जब आप एजुकेशन प्रदान कर दे रहे हैं इसके बाद क्या आउटकम निकलेगा, क्या जो है परिणाम निकलेगा, वो पहले से ही परिभाषित होता है कि भाई ये करने के बाद ये होगा। जैसे आप देखते होंगे ना जो लोग आईटीआई करते हैं, पॉलीटेक्निक करते हैं, तो ऐसे कोर्सेज में पहले से प्री डिसाइडेड होता है चीज़ें, है ना, प्री डिसाइडेड होती हैं कि भाई ये करने के बाद आप किसके काबिल हो जाएंगे। तो लर्निंग आउटकम डिफाइंड होता है। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा भाई। अधिगम परिणाम जो है ना ये परिभाषित होता है पहले से ही, है ना। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में यही होता है। ब्लेंडेड लर्निंग किसका कॉम्बिनेशन है? पहला है
सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण, सिर्फ क्लासरूम या कक्षा शिक्षण, दोनों यानी ऑनलाइन प्लस फेस टू फेस, या फिर गेम्स प्लस स्पोर्ट। तो नाम ही है ब्लेंडेड, ब्लेंडेड का मतलब मिक्स। तो सिर्फ ऑनलाइन नहीं, सिर्फ क्लासरूम नहीं, गेम्स और स्पोर्ट्स से मतलब नहीं होता। ऑनलाइन और फेस टू फेस लर्निंग यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो मिक्स होता है ना, यही ब्लेंडेड लर्निंग होता है। और सबसे बेस्ट यही माना जाता है कि आप कक्षा में पढ़ भी रहे हैं और ऑनलाइन भी उस चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं ना, दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा सुविधा हो, सबसे बेस्ट माना जाता है ना। चलिए, अब हम आ चुके हैं अपने 10वें प्रश्न पर। इन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट द मेन पर्पज इज, जब हम निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फाइनल ग्रेड, या फिर लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना, या नौकरी चयन, सिलेक्शन फॉर जॉब, या रिवॉर्ड्स टू हाई स्कोर्स, अधिक अंक वालों का को पुरस्कार। बताइए डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन पर्पज क्या होता है? देखिए, जब डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम डायग्नोज करने के बारे में बात करते हैं, निदान निदान देना। क्या डायग्नोज करते कि डायग्नोज करने की हम बात करते हैं निदानात्मक। तो यानी कोई प्रॉब्लम है, उसको आप रेमेडियल टीचिंग के जरिए सही करेंगे, है ना। रेमेडियल टीचिंग के जरिए तो आप लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ फाइनल ग्रेड देना तो समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। जॉब के लिए जब आप सिलेक्शन वाला आता है तो वो तो फिर अलग है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं। हाई स्कोर्स को रिवॉर्ड देना अलग है। लेकिन जब आप अधिगम कठिनाइयों की पहचान करते हैं, वही हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन पर्पज मानते हैं कि हमें भाई बच्चों को कहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, उस चीज़ को अगर हम पहचान करें और उसको सोल्यूशन देंगे तो आपको रेमेडियल टीचिंग कहा जाएगा। माइक्रो टीचिंग जो कहते हैं ना, छोटे स्तर पर जो टीचिंग होता है, यानी जब आप बीएड वगैरह या बीटीसी डीएलएड कर रहे होंगे तो वहाँ पर माइक्रो टीचिंग करते हैं। 5-7 मिनट का एक लेक्चर आप डेमो करके दिखाते हैं। तो क्या उसमें फुल कंटेंट पढ़ाते हैं क्या? पूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण करते हैं क्या? या मिनिमम स्किल्स एंड टाइम, न्यूनतम कौशल एवं समय, सिर्फ इवैल्यूएशन यानी केवल मूल्यांकन, या लेसन प्लान राइटिंग ओनली, केवल पाठ्य योजना लेखन। बताइए क्या होगा? देखिए, जब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो उसमें आप मिनिमम स्किल्स और टाइम के बारे में बात करते हैं कि न्यूनतम कौशल और समय दोनों लगता है इसमें। आप छोटे लेवल पे बहुत मिनिमम स्तर पर आप उसको अपने बड़े कक्षा को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, उसका एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिजिटल डिवाइड जो टर्म है, क्या मतलब है इसका? डिजिटल डिवाइड जो है, डिजिटल विभाजन भी कहते हैं इसको, इसका क्या मतलब है? शारीरिक शक्ति में अंतर, क्या ये होगा? या डिजिटल उपलब्धता और उपयोग में अंतर, ये होगा? या फिर पर्यावरण जागरूकता में अंतर होगा? या फिर गणितीय त्रुटि यानी मैथमेटिकल एरर? बताइए क्या होगा डिजिटल डिवाइड का मतलब? डिजिटल डिवाइड मतलब मान लीजिए कि किसी के पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, या डिजिटल कनेक्शन है, या इंटरनेट की उपलब्धता है, या कंप्यूटर लैपटॉप है, किसी के पास नहीं है। तो ये जो डिफरेंस आ जा रहा है ना, कि जिसके पास नहीं है और जिसके पास है, तो जिसके पास है वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है जिसके पास नहीं है उसके मुकाबले। ये डिजिटल डिवाइड है ना। तो एक तरीके का ये डिवाइड आजकल देखने को मिल रहा है, और इसी को पाटने के लिए बहुत सारी सरकार कोई टैबलेट बांटता है, कोई लैपटॉप बांटता है, कोई कुछ करता है, ताकि डिजिटल डिवाइसेस सभी तक पहुंच सकें। क्योंकि जो आने वाला समय है वो डिजिटल का ही होने वाला है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिजिटल उपलब्धता और उपयोग में अंतर। कह रहा है कि परीक्षा जो मापना चाहती है उसे ही मापे, तो क्या कहते हैं? अभी हमने बात किया था कि व्हेन अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, देन इट इज नोन एज क्या? रिलायबिलिटी होगा क्या, या वैलिडिटी होगा, या आइटम डिफिकल्टी होगा, या डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेशन होगा? क्या होगा? ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगेन एंड अगेन, बार बार अगर आप एक ही टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं और अगर रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट आए, सिमिलर रिजल्ट अगर आता है, तो इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। वैलिडिटी जो होता है ना, ये क्या होता है कि जो टेस्ट जो है वो वही मापे, टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, तो इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। तभी वैलिड रिसर्च हम इसको कहते हैं, वैध शोध कहते हैं। तो यही होगा इसका सही उत्तर कि व्हेन अ टेस्ट इज इंटेंडेड टू मेजर व्हाट इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, देन इट इज नोन एज वैलिड, है ना। अब आ जाता है हमारे पास NAAC, नैक, है ना, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। देखिए मेनली ये किसको असेस करता है? असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए होता है। किस चीज़ को मुख्यतः किसका मूल्यांकन करता है? स्कूली पाठ्यक्रम का, या उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता का, या राजनीतिक नीतियों का, या शिक्षक वेतन का? बताइए क्या करता है ये? नैक मेनली असेसेस व्हाट? स्कूल करिकुलम, क्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पॉलिसीज, या फिर टीचर सैलरी स्ट्रक्चर? तो नैक मेनली क्या करता है, किस चीज़ को असेस करता है? देखिए इसका काम है असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन का।
है ना। ये तो हमें पता है कि भाई नैक का जो काम है ना वो असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का होता है। और जो नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है ना वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता को मापता है। भाई कितना गुणवत्ता है उनका, नैक रेटिंग दिया जाता है A+B ऐसे करके मिलता है, यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिलता है ना। तो नैक मेनली वही असेस करता है, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो नहीं पूछ रहा है, किससे संबंधित है ये पूछ रहा है ना। स्किल डेवलपमेंट से, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर लर्नर से, टीचर रिक्रूटमेंट या एग्जामिनेशन रिफॉर्म, बताइए। एग्जामिनेशन में बदलाव से कोई मतलब है, टीचर रिक्रूटमेंट से स्वयं का कोई मतलब नहीं है। स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर लर्नर्स हो सकता है, फुल फॉर्म का पूछ रहा है। तो देखिए जो स्वयं है ना ये भारत का सरकारी आप कह सकते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। अब इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है लर्नर्स को और इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज जो लर्नर्स का है उसके लिए होता है और यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक बढ़िया जो परीक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्या उसमें उच्च वैधता और कम विश्वसनीयता होनी चाहिए, या वैलिडिटी कम होनी चाहिए, हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए, या दोनों हाई होना चाहिए, या कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। देखिए बढ़िया टेस्ट के बारे में बात कर रहा है तो एक बढ़िया टेस्ट में हमेशा याद रखिएगा कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों बेहतर होना चाहिए, है ना। जब एक टेस्ट जो है बार बार वही मेजर करे जो आप इंटेंड कर रहे हो मेजर करने का, और बार बार मेजर करने के बाद भी रिजल्ट अगर कंसिस्टेंट आए तो दोनों ही बेहतर है टेस्ट के लिए। तो हाई रिलायबिलिटी एंड हाई वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज गुड। तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अ गुड टेस्ट शुड हैव बोथ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, है ना। एक है एक्यूरेसी से रिलेटेड कि भाई कितना सही है, और एक है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड कि बार बार मापने पर भी, अब जरूरी नहीं है जो कंसिस्टेंट है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत होने के बाद भी वो कंसिस्टेंट है, बार बार एक ही रिजल्ट दे रहा है, तो यानी कि वो जो है ना रिलायबल है। और वैलिड का मतलब एक्यूरेट, यानी जो आप मापना चाहते हो वही माप रहा है ना। मान लीजिए आप टेम्परेचर मापने गए और आप प्रेशर माप के आ गए तो वो तो फिर वैलिड रिसर्च नहीं हुआ ना। लेकिन बार बार प्रेशर मापने के बाद भी वही सेम प्रेशर आ रहा है तो जरूर रिलायबिलिटी है लेकिन वैलिडिटी नहीं है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ गए हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग हेल्प्स। बताइए परावर्तनात्मक अभ्यास शिक्षक के लिए किसमें सहायक है। पहला है तरीकों की अंधी नकल, यानी आप सिर्फ मेथड्स को नकल कर रहे हैं, या निरंतर सुधार के लिए, स्टूडेंट को फीडबैक को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए, या फिर शिक्षक के वर्चस्व के लिए। बताइए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस किस में हेल्प करता है। देखिए जब हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने कमियों को एज अ टीचर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी हमारी क्या दिक्कत है, हमारे अंदर कोई परेशानी तो नहीं, हम तो कुछ गलत नहीं बता रहे, हम कुछ अलग तरीके से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं जो कि जिसकी वजह से बच्चों को ना समझ में आए। तो बार बार अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, निरंतर सुधार के लिए, है ना। क्योंकि देखिए जब आप सेल्फ इवेल्यूशन करते हैं ना, जब आप स्व मूल्यांकन करते हैं, सेल्फ इवेल्यूएशन करते हैं ना, कभी भी लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं, है ना। तो आपकी टीचिंग भी बेहतर हो जाती है, जो आपकी फ्यूचर टीचिंग है वो बेहतर होगा। तो इसलिए सेल्फ इवेल्यूएशन जरूरी है कि कहाँ मेरे अंदर कमी है उसको मैं कैसे सुधारूं, है ना। तो ये फायदा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे स्मार्ट कक्षाएं किसका समर्थन करती हैं। स्मार्ट क्लासरूम प्रमोट व्हाट, पैसिव लर्निंग यानी निष्क्रिय अधिगम को, या फिर एक्टिव एंड इंटरेक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय और अंतःक्रियात्मक अधिगम को, सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड को, या फिर पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित। बताइए क्या होगा। स्मार्ट क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं तो स्मार्ट क्लासरूम जो है ना वो उसमें हमारे पास जो है ना वो डिजिटल बोर्ड होता है, हमारे पास ऑडियो विजुअल दोनों माध्यम से पढ़ाई होता है, ऑडियो प्लस विजुअल दोनों होता है। तो एक्टिव और इंटरेक्टिव लर्निंग होता है वहाँ पर, सक्रिय व अंतःक्रियात्मक अधिगम। स्मार्ट क्लासरूम इसी को प्रमोट करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब कह रहा है कि जब अंकों की व्याख्या निपुणता स्तर के आधार पर की जाए तो परीक्षा क्या होती है। व्हेन स्कोर्स आर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मास्टरी लेवल्स, तो वो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं। कि भाई आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टरी है
कि नहीं है, अगर कौन से टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं? नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, समेटिव या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड? बताइए। देखिए, जब हम मास्टरी की बात करते हैं ना कि भाई किसी भी आपको जो है वो कितना ज़्यादा कमांड है किसी चीज़ के ऊपर, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट नहीं होगा। नॉर्म में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट का स्टूडेंट से कंपैरिज़न हो रहा है ना? इनके स्कोर का। क्राइटेरियन रेफरेंस में पहले से क्राइटेरिया सेट है कि हाँ, इतना आएगा तो ऐसा है, इतना आएगा तो इतना है, 90% से ऊपर के लिए क्या है, ये ए ग्रेड मिलेगा। तो ये यानी कि मास्टरी लेवल के लिए कि भाई कितना आपको कमांड है सब्जेक्ट पे, उसके लिए क्राइटेरियन रेफरेंस। समेटिव तो सिर्फ एंड टर्म एग्जाम को कहते हैं और गैर मानकीकृत से मतलब ही नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मानदंड आधारित, है ना? और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे हम एबीसी कहते हैं, ये किसको सपोर्ट करता है? केवल उपस्थिति मॉनिटरिंग को, क्रेडिट का हस्तांतरण व संचय को, सिर्फ परीक्षा सुधार को या फिर शिक्षक मूल्यांकन को? बताइए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसको सपोर्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसफर एंड एक्युमुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट व हस्तांतरण व हस्तांतरण व संचय, यही होगा इसका सही उत्तर। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसी को सपोर्ट करता है। तो आई होप कि आज के ये 20 प्रश्न आपको काफ़ी हेल्प करें आपके एग्जामिनेशन में। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जून 2026 के लिए एडमिशन्स अभी से ओपन है। साथ ही साथ हम अभी एडमिशन लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपको दिसंबर एग्जामिनेशन का जो ये तैयारी चल रहा है इसी बैच में भी जोड़ दिया जाएगा और अगले आपके जून तक वैलिडिटी बढ़ी रहेगी और फीस उतना ही है, उसमें कोई भी अप एंड डाउन नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर है 9015958713, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास के साथ। वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तिल दिन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।